हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, करियर इन्फिनिटी में आपका स्वागत है। माय सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा। बच्चों, आज का कोट है, अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। यानी कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस इतना वास्ट है कि आप ये जो आपके बाहर की तरफ जो चीज़ें चल रही हैं वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, केवल आप अपने आप पे बिलीव करिए। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजनस बेस के बारे में, और हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, न्यूक्लियोटाइड के बारे में। मतलब आज हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट ट्रिक्स भी इसमें दूंगा और आपको पूरा न्यूक्लिक एसिड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ये सेल है, सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। बच्चों, दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। एक हो सकता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और एक हो सकता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ज़्यादातर डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है। बच्चों, मैंने ज़्यादातर डीएनए बोला है, सारे डीएनए नहीं बोला है। मतलब मोस्ट ऑफ द डीएनए आर डबल स्टैंडर्ड वाइल मोस्ट ऑफ द आरएनए आर सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, और इसमें दो एंड होते हैं बच्चों। यहाँ एक एंड होता है 5' एंड और एक होता है 3' एंड। ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर बच्चों एक होता है 5' और ख़त्म होगा वो किस पर, वो 3' पर ख़त्म होगा। और यहाँ पर दूसरा स्टार्ट होगा वो 3' से और फिनिश होगा वो 5' पे। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये सिंगल स्टैंडर्ड है, इसलिए यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री की बात नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियस में पाया जाता है वो एक पॉलीमर है। न्यूक्लिक एसिड विच इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस इज नोन एज पॉलीमर। और इसको एसिड क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें फास्फोरिक एसिड होता है। बच्चों, इसमें कौन सा एसिड होता है, फास्फोरिक एसिड, इसीलिए इसमें एसिड वर्ड आया है। और बच्चों, अगर कोई भी पॉलीमर है तो वो कुछ किसी न किसी मोनोमर का बना होता है। इनके मोनोमर्स को बोलते हैं, मोनोमर्स इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड बच्चों 3 केमिकल से मिलके बना होता है। चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, जिनको न्यूक्लियो बेस बोला गया है। एक तो नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, दूसरा ये जो ये स्ट्रैंड होता है ग्रे कलर का दिखाया गया है, ये स्ट्रैंड जो होता है ये बना होता है शुगर फास्फेट का। यानी शुगर और फास्फेट जो होता है ये हेलिक्स बना देते हैं, जबकि नाइट्रोजनस बेस इनके अंदर 90 डिग्री पर लगभग परपेंडिकुलर पर प्रेजेंट होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, लगभग 90 डिग्री पर प्रेजेंट होते हैं। तो समझ में आया कि इसके न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट है बच्चों, नाइट्रोजनस बेस, और फिर क्या होता है, और होता है शुगर, और क्या होता है, और एक होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट किस रूप में होता है, फास्फोरिक एसिड। ठीक है, तो फास्फोरिक एसिड के रूप में। आइए हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। ये पूरा फिगर आपको अभी लर्न हो जाएगा। आइए मैं पूरा ट्राई करता हूँ इसको आपको समझाने की। बच्चों, न्यूक्लिक एसिड जो होता है, मैंने बोला था न्यूक्लिक एसिड क्या था, न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या बताया, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर वाइल न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर। और बच्चों, इसमें जितने भी मोनोमर होते हैं वो किसी न किसी बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो उसका बॉन्ड का नाम होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये देखिए बच्चों, ये एक न्यूक्लिक एसिड है, सॉरी ये एक न्यूक्लियोटाइड है। देखिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये पूरा न्यूक्लिक एसिड है बच्चों। ये पूरी जो स्टैंड है ना, दिस इज न्यूक्लिक एसिड। इसमें ये देखो, ये देखो, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस, ये क्या है, शुगर, और ये क्या है, फास्फेट ग्रुप। तो तीनों को मिला लो तो क्या बन जाएगा, तीनों को मिला ले तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, और वही इसका मोनोमर है। फिर देखो बच्चों, नाइट्रोजनस बेस, फिर देखिए शुगर, और फिर फास्फेट, क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाते हैं। आपको न्यूक्लियोटाइड तो लगभग समझ में आ गया। अब देखते हैं सारे ये देखो, एक न्यूक्लियोटाइड है, मैं बॉक्स में कर देता हूँ, ये एक न्यूक्लियोटाइड है बच्चों, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, और सारे आपस में बीच में बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। इन बॉन्ड को बोलते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, जैसा अभी मैंने आपको बताया था। तो ऑल द न्यूक्लियोटाइड व्हेन अटैच्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये देखिए लिखा है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इंडिकेट किए गए हैं दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, और ये इनको आपस में जोड़ देते हैं तो बन जाता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और देखिए बच्चों, ये 5' पर फास्फोरस बैठा हुआ है, इसलिए इसको 5' एंड बोलते हैं, और 3' पर OH ग्रुप बैठा होता है, इसको इसीलिए 3' एंड बोलते हैं, OH ग्रुप बैठा होता है। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा और अंदर चलते हैं। अगर हम बात करते हैं किसी न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड में कितने स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, मैंने आपको बोला था। पहला नाइट्रोजनस बेस, तो ये देखिए पहला नाइट्रोजनस बेस, ये लिखा हुआ है। दूसरा बच्चों, दूसरा होता है शुगर, तो ये देखिए दूसरा शुगर है जो ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है। तीसरा बच्चों, तीसरा होता है फास्फोरिक एसिड यानी फास्फेट ग्रुप, ये तीसरा हो गया।
ठीक है। तो आइए इन तीनों के स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको शुगर बता दूं और फॉस्फेट बता दूं, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शुगर और फॉस्फेट कैसे क्लियर हो जाएगा, देखिए ये पेंटोज शुगर होती है, यहाँ 5 कार्बन की शुगर को पेंटोज शुगर कहते हैं बच्चों। उसको ऐसे ऐसे आप एरोज बना लीजिए। अब यहाँ पे यहाँ पे HOH लिख दीजिए, HOH लिख दीजिए, यहाँ पर भी HOH लिख दीजिए। सिंप्लीफाइड फिगर बता रहा हूँ, यहाँ लिख दीजिए CH2OH और यहाँ लिख दीजिए H। अब कार्बन की नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 और 5वां कार्बन बाहर है। लेकिन बच्चों ये है अल्फा राइबोज, ये अल्फा राइबोज शुगर है। राइबोज कैसे पहचानेंगे और अल्फा कैसे पहचानेंगे बच्चों, फर्स्ट कार्बन पर देखिए OH ग्रुप अगर नीचे हो तो अल्फा बोलते हैं, अगर OH ग्रुप ऊपर होता है तो बीटा बोलते हैं। और राइबोज कैसे पहचानेंगे बच्चों, इसको देख करके यहाँ पर सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप बैठा हुआ है, अगर यहाँ पर OH ग्रुप बैठा है तो राइबोज शुगर होगी। अगर बच्चों यहाँ से ऑक्सीजन निकाल लें तो क्या हो जाएगी, तो डीऑक्सीराइबोज, क्योंकि डीऑक्सी का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए इसीलिए इस शुगर को हम देखते हैं, ये देखिए फर्स्ट कार्बन, ये देखिए सेकंड कार्बन, ये देखिए थर्ड कार्बन, ये देखिए 4 कार्बन और ये देखिए 5th कार्बन बाहर की तरफ है। ठीक है, आई थिंक शुगर का फिगर क्लियर हो गया होगा। और एक चीज और बता दूं बेटा, हमारे यहाँ पर ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसमें बीटा राइबोज होता है, इसका मतलब इसमें OH ग्रुप ऊपर होगा और H ग्रुप नीचे होगा। ध्यान दीजिएगा, वो तो मैंने समझाने के लिए आपको अल्फा बना के बता दिया। अब बीटा में क्या करेंगे, OH ऊपर ले जाएंगे, H नीचे ले जाएंगे। फर्स्ट कार्बन पर सेकंड कार्बन पर वेरिएबल ग्रुप पाया जाता है बच्चों, अगर वो OH है तो राइबोज, अगर नहीं पाया जाएगा तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। अगर OH की जगह H होगा तो डीऑक्सीराइबोज। देखो सेकंड कार्बन पर R ग्रुप पाया जा रहा है जिसको वेरिएबल ग्रुप बोल रहे हैं, अगर वो OH है तो RNA होगा, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो राइबोज शुगर होगी। और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो केवल हाइड्रोजन बचेगा तो वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन निकल चुकी है। बच्चों एक बात और बता दूं, ऑक्सीजन काफी रिएक्टिव होता है, इसलिए बताइए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, RNA की। RNA की रिएक्टिविटी ज्यादा तो इसकी स्टेबिलिटी कम, RNA की रिएक्टिविटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। बच्चों DNA में देखिएगा, DNA में ऑक्सीजन है नहीं तो इसकी रिएक्टिविटी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए, DNA। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए, DNA। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, DNA। और DNA में रेप्लिकेशन, इसीलिए DNA में म्यूटेशन रेट बहुत कम होगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आसानी से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ले जा सकता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। दैट इज वाई विच वन इज द बेस्ट जेनेटिक मटेरियल, DNA और RNA बेटा। हाँ बिल्कुल सही, दिस इज DNA, दिस इज DNA। इज इट क्लियर। अब आपको शुगर पहचानना आ गया, अल्फा बीटा पहचानना आ गया। फिर से क्लियर कर देता हूँ, अल्फा में OH ग्रुप ऊपर था, OH ग्रुप नीचे था। बीटा में क्या होगा, OH ग्रुप ऊपर चला जाएगा, H ग्रुप नीचे चला जाएगा। आप फर्स्ट कार्बन पे देखोगे, जबकि वेरिएबल ग्रुप यानी R सेकंड कार्बन पर पाया जाता है। अगर इसमें OH है तो ये हो जाएगा राइबोज शुगर, और इसमें केवल H है तो ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज शुगर। और ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए RNA की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी कम, इसलिए उसका म्यूटेशन रेट ज्यादा होता है। यही कारण है कि मोस्ट ऑफ द वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA। ठीक है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म स्टेबल होते हैं, जो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टेबिलिटी देनी होती है, उनके अंदर क्या पाया जाता है, DNA। DNA एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है, और इसकी स्टेबिलिटी का कारण है एक तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑन द सेकेंड कार्बन, और एक है प्रेजेंस ऑफ थायमिन, जो आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई। शुगर इज नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ अस। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि मैं फॉस्फेट ग्रुप अब आपको बताने जा रहा हूँ। बेटा फॉस्फेट की फार्मूला क्या होता है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड का। अब बच्चों इसी कारण एसिड वर्ड आया था, न्यूक्लिक एसिड, बिकॉज एसिडिक नेचर इज ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड। बेटा फास्फोरस की 4-5 वैलेंसी होती है, तो ये देखो 2 वैलेंसी तो ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट हो गई, बाकी 3 वैलेंसी को मैं ऐसे रख देते हैं। यहाँ पर OH लिख दो, यहाँ पर OH लिख दो, यहाँ पर भी OH लिख दो, तो बेटा ये बन गया, देखो ये बन गया, ये फास्फोरस डबल बॉन्ड O, ये OH, इधर भी OH और इधर भी OH होगा। इन्होंने H हटा दिया इसलिए माइनस माइनस लगा दिया, और ये यहाँ पे H हट गया इसलिए बॉन्ड बना दिया है। ठीक है, क्लियर बच्चों, तो ये बातें भी समझ में आ गई। यहाँ अब आए हम लोग नाइट्रोजनस बेस पे। बेटा नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें मान लो इनमें ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन के अलावा कुछ नॉन कार्बन यानी नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं। कार्बन के अलावा कई कई जगह पर नॉन कार्बन यानी कि नाइट्रोजन भी हो सकते हैं। इस तरह के कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। नाइट्रोजनस बेस इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की परिभाषा क्या है, ये साइक्लिक चेन होते हैं, इसमें कार्बन के अलावा क्या पाया जाता है, रिंग में नाइट्रोजन भी हो सकता है। दैट इज वाई नोन एज नाइट्रोजनस बेस। दे मे बी 2 टाइप, द फर्स्ट वन इज प्यूरीन, सेकंड वन इज पिरिमिडिन। बेटा यहाँ पे बात ध्यान देने की बात है
प्यूरिन इज प्योर एज सिल्वर, इसके लिए प्योर एज सिल्वर, सिल्वर का इंडिकेशन क्या होता है Ag, तो याद रखिएगा फार्मूला प्योर एज सिल्वर, प्यूरिन को याद करने का फार्मूला है प्योर एज सिल्वर, यानी कि A और G, A मतलब एडेनिन और G मतलब गुआनिन, तो प्यूरिन याद हो गया, एडेनिन एंड गुआनिन इज द एग्जांपल ऑफ प्यूरिन। बेटा पिरिमिडिन को कैसे याद करोगे, प्यूरिन को कट करो, प्यूरिन को क्या कट कर दे, कट, तो क्या बन जाएगा पिरिमिडीन, अभी हम कट करके दिखाएंगे कैसे कट करना है, तो पिरिमिडीन बन जाएगा। कट का क्या मतलब हो गया, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। बेटा यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में, जबकि डीएनए में यूरेसिल की जगह क्या पाया जाता है, थायमिन, ठीक है, यूरेसिल की जगह थायमिन पाया जाता है। तो ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए, तो आपको याद हो गया प्योर एज सिल्वर यानी कि प्यूरिन इज Ag, और प्यूरिन को कट करो पिरिमिडीन बनेगा। बेटा एक बात और याद करो, प्यूरिन और पिरिमिडीन का नाम मैं लिख रहा हूँ, इसमें से बताइएगा किसमें लेटर्स कम आ रहे हैं। तो देखो प्यूरिन में लेटर्स कम आ रहे हैं, पिरिमिडीन में ज़्यादा आ रहे हैं, तो बेटा जिसका नाम छोटा है उसके दर्शन बड़े होंगे, दर्शन बड़े होंगे मतलब इसमें डबल चेन पाई जाएगी, इसमें डबल रिंग पाई जाएगी, इस तरीके की देखिए इसमें डबल रिंग पाई जाएगी, नाम छोटा दर्शन बड़े। बेटा यहाँ पिरिमिडीन में क्या होगा, पिरिमिडीन में सिंगल चेन पाई जाएगी, पिरिमिडीन में सिंगल चेन पाई जाएगी। अब देखो इसको कट किया, इसको कट किया, प्यूरिन को कट किया, क्या बन गया, पिरिमिडीन बन गया। प्यूरिन को दो भागों में कट करो, पिरिमिडीन बन जाएगा। तो हमारा फार्मूला भी कवर हो गया, हमारा स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया, और इसका नाम बड़ा है दर्शन छोटे हैं, इसके नाम छोटा है दर्शन बड़े हैं। क्लियर बच्चों, सारा फार्मूला और ट्रिक आपको समझ में आता जा रहा होगा आई थिंक। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। बेटा न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, तीन चीज़ों का, एक बार रिवाइज करा दे। नंबर 1 नाइट्रोजनस बेस, नंबर 2 शुगर, और नंबर 3 फास्फोरिक एसिड। लेकिन बेटा जब ये नाइट्रोजनस बेस और शुगर की जब बात करें तो इनको मिला करके बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, इनको मिला के बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और कैसे याद रखेंगे, नाइट्रोजनस बेस, N फॉर नाइट्रोजनस बेस, S फॉर शुगर, नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिलके क्या बनाती है, न्यूक्लियोसाइड। जबकि बेटा इसमें फास्फोरिक एसिड जुड़ जाए, जब इसमें फास्फोरिक एसिड जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो समझ में आ गया बात, समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है, सारी बातें क्लियर, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर, नाम में ही छुपा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर। शुगर कितने, 5 कार्बन की थी इसलिए पेंटोज बोल रहे हैं। लेकिन बेटा अगर यहाँ पर, यहाँ ये तो फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड कार्बन होगा, अगर यहाँ पे R ग्रुप में OH है तो क्या होगा बेटा, ये होगा RNA यानी राइबोस शुगर। और अगर यहाँ पे R ग्रुप में क्या होता, H, तो ये क्या होता, तो ये होता DNA यानी डीऑक्सीराइबोस शुगर हो जाती। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए क्या करो बेटा, न्यूक्लियोसाइड, ये दोनों मिला के न्यूक्लियोसाइड बोल रहे थे, इसमें जोड़ दो फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप, बस हो गया। और बेटा एक बात और जान लो, ये नाइट्रोजनस बेस इस शुगर से किस बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, ये जुड़ता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़ रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा नाइट्रोजनस बेस और शुगर जुड़ती है। जबकि ये कौन सा बॉन्ड है, ये ये है फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड। बेटा फास्फेट डाई एस्टर नहीं होगा, फास्फेट एस्टर बॉन्ड होगा। डाई एस्टर तो तब लगाएंगे जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तब एक एस्टर बॉन्ड और बन जाएगा, इसलिए इसको फास्फो एस्टर बॉन्ड बोल रहे हैं। क्लियर, तो बताइए नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में कौन सा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। जबकि न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट के बीच, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के बीच कौन सा होता है, तो बताएंगे एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड, अभी तक हाइड्रोजन बॉन्ड आपको नहीं दिखा क्योंकि अभी वो आया ही नहीं सिनेरियो में। अब बेटा देखो एक न्यूक्लियोटाइड को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, ये नाइट्रोजनस बेस है और बेटा ये प्यूरीन है, क्योंकि प्यूरीन का नाम छोटा है, देखो दर्शन बड़े हैं, 2 चेन बन रही है, मैंने ऐसे बनाया था, एक ऐसे, इन्होंने इसको इधर बना दिया, इधर ना बना के इधर टर्न अप कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर आगे देखो ये शुगर है, ये कौन सी शुगर है, ये कौन सी शुगर है, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन। अब बताओ नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमेशा याद रखिए, नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है, शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है। ये सब एम्स के लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूँ और नीट में तो आता ही रहता है, ठीक है। तो ये देखिए पूछा जाएगा नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच कौन सा बॉन्ड, पहला क्वेश्चन। फिर पूछा जाएगा किस कार्बन से बनता है, तो फर्स्ट कार्बन से बनता है, फर्स्ट कार्बन से बनता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा बेटा ये फिफ्थ कार्बन जो होता है शुगर का और फास्फोरस के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ये एस्टर बॉन्ड है, फास्फो एस्टर बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड नॉट डाई एस्टर बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा डाई एस्टर तब बनेगा जब 2 न्यूक्लियोटाइड साइमल्टेनियसली जुड़ेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई, आई होप सो। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो एक न्यूक्लियोटाइड ये है, देखो ये नाइट्रोजनस बेस हो गया,
ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, ये शुगर हो गई, ठीक है, ये शुगर हो गई। तो देखो न्यूक्लियो ये और ये मिला के क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। बेटा जब इसमें फास्फोरस जोड़ दो, किस बॉन्ड से जोड़े, एस्टर बॉन्ड से, तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। तो समझ में आ गया ये एक न्यूक्लियोटाइड है। आइए दिखाते हैं कितने सारे न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर हैं। ये देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है बेटा, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये टी बीच में आएगा, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। अब जरा देखो ये एस्टर बॉन्ड पहले से था और ये अभी अभी बन गया, ये अभी अभी बना। जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो एक पे फास्फोरस पहले से 5 पर बैठा हुआ है, 5 कार्बन पे पहले बैठा हुआ है, यहाँ 3 पर OH ग्रुप फ्री था, शुरुआत में बताया था। अब ये क्या करता है, यहाँ का OH यानी फास्फोरस पे जो OH है, फास्फेट पे जो OH है, और जो इधर थर्ड कार्बन पे जो OH है, उससे वाटर निकल जाएगा और एक एस्टर बॉन्ड और बन जाएगा। यानी ये नया नया एस्टर बॉन्ड बना है। जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, एक नया एस्टर बॉन्ड बनेगा। देखो ये देखो, आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। ये क्या है बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड है। अब ये भी क्या है बेटा, ये भी है न्यूक्लियोटाइड। अब देख लो, ये तो पहले वाला एस्टर बॉन्ड है, ये इसके पास पहले से ही था, ये अभी अभी नया बना है। कैसे बना है, इस फॉस्फेट के पास OH ग्रुप था, इधर OH ग्रुप पहले से प्रेजेंट होता है थर्ड पे, वाटर निकल जाएगा, फॉस्फेट बॉन्ड यहाँ पर नया एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। अब बताओ बेटा, जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, पहला और दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फेट बॉन्ड में ये एस्टर बॉन्ड पहले से था और ये अभी अभी बना, तो आप बोलोगे फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड, मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड अटैच टुगेदर बाय द मींस ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था। ये देखिए, ये न्यूक्लियोटाइड दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये देखिए फॉस्फेट का ये एक एस्टर बॉन्ड, ये एक एस्टर बॉन्ड, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये देखिए तीसरा, ये चौथा वाला, ये देखिए ये एक एस्टर बॉन्ड, ये एक एस्टर बॉन्ड, बीच में फॉस्फेट, तो ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। समझ गए। और बच्चों दोनों स्ट्रैंड डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, आरएनए में एक स्ट्रैंड होता है, तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब देखो, इसका ये 5' एंड जो है, ये इस पर फास्फोरस बैठा हुआ है, इधर 3' एंड पर OH बैठा होगा, इसको 3' एंड बोल देते हैं। तो ये 5 से स्टार्ट हुआ, 3 पे खत्म हुआ, और ये बिल्कुल इसका उल्टा है। जैसे इसका एरो हम लोग ऐसे मान लें तो ये बिल्कुल इसका उल्टा है, इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, ये हिस्सा इधर चला जाएगा और ये हिस्सा इधर चला जाएगा। देखो एरो पे 5' था तो एरो पे 5' आ गया, ये देखो। और टेल पे 3' था, देखो 3' आ गया। और यहाँ हमेशा कौन बैठा होता है, OH बैठा होता है। 3' एट पर शुगर के हमेशा OH बैठा होता है। तो ये समझ में आ गया। और जब बच्चों दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाते हैं तो हमेशा एक प्यूरिन पिरिमिडीन से जुड़ता है। जैसे प्यूरिन में आया था A और G, तो A हमेशा पिरिमिडीन से जुड़ेगा और T से जुड़ता है। और बेटा जो दूसरा प्यूरिन बचा वो हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। देखो यूरेसिल कहीं नहीं पाया जाता है, डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और यूरेसिल नहीं पाया जाता है। जबकि आरएनए में बेटा क्या होता है, आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है और यूरेसिल पाया जाता है, यहाँ यूरेसिल नहीं पाया जाता। सारी बातें क्लियर। और दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं और दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है। और बेटा एक प्यूरिन हमेशा एक पिरिमिडीन से जुड़ेगा, और एडेनिन जब थाइमिन से जुड़ता है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जब गुआनिन साइटोसिन से जुड़ता है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। क्लियर। और देखिए बेस लगभग 90 डिग्री पर होते हैं, शुगर के लगभग परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। और बच्चों ये 2 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, ये होती 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग, 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। जब 10 बेस पेयर मिल जाते हैं, जब 10 बेस पेयर मिल जाते हैं तो 34 एंगस्ट्रॉन्ग दूरी होती है, और उसको बोलते हैं वन पिच। ठीक है। तो वो बात क्लियर हो गई। और वहाँ पे 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है टर्निंग का। ये बातें क्लियर हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाइट्रोजनस बेस मैंने आपको बता दिया था। प्यूरिन इज प्योर एज सिल्वर, तो सिल्वर का सिंबल Ag, तो एडेनिन एंड गुआनिन। और देखो प्यूरिन का नाम छोटा बेटा, दर्शन बड़े हैं। एक चेन मैंने हमेशा बताया था, आप ऐसी बड़ी सी बना लो और एक ऐसी बना लो छोटी सी। ठीक है, छोटी सी बना लो। अभी मैं नंबरिंग करना भी सिखा देता हूँ। ठीक है। और बच्चों एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, प्यूरिन पे नाइट्रोजन कहाँ बैठा होता है, 1379, ऑड पोजीशन याद रख लो, 1379 पे याद रखिएगा। जबकि प्यूरिन का नाम बड़ा है, इसका मतलब बेटा मैंने इसको कैसे याद कराया था, प्यूरिन को कट कर दो 20 से, प्यूरिन को कट कर दो, क्या बन जाएगा पिरिमिडीन। तो देखो केवल ये वाली चेन बची तो बन गया पिरिमिडीन। और इसका फार्मूला था कट का मतलब साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। तो साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। बेटा आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना, आपको कट ही याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इसका आगे उपयोग है। और इसमें नाइट्रोजन किस पोजीशन पे है, प्यूरिन में नाइट्रोजन पोजीशन पे है, केवल 1 और 3 पे रहेगा। क्यों बेटा, 7 और 9 यहाँ पे होता है। जब ये चेन ही नहीं है तो 7 और 9 पे नाइट्रोजन नहीं होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। और यूरेसिल जो होता है आरएनए में पाया जाता है, थाइमिन डीएनए में पाया जाता है। यही कारण है कि यूरेसिल अनस्टेबल होता है,
इसलिए आरएनए की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और इसकी स्टेबिलिटी कम। और बेटा थायमिन ज़्यादा स्टेबल होता है, ये डीएनए को ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था डीएनए। अब देखो बेटा नंबरिंग करना सिखा देते हैं। प्यूरिन में 2 चेन होती है, पिरिमिडिन में 1 चेन होती है। और प्यूरिन को कट कर दिया तो पिरिमिडिन बन गया। ठीक है, और प्यूरिन इज प्योर एज सिल्वर। अब बेटा प्यूरिन का एक और नाम याद करो, प्यूरिन में पूरा चक्कर काटना है। प्यूरिन पूरा, इसको मैं पूरा लिख दूं इंग्लिश में, प्यूरिन को पूरा चक्कर काटना है नंबरिंग के समय। अब बेटा यहाँ के नंबरिंग स्टार्ट करते हैं इस जगह से, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं इस जगह से, और चेन हमेशा प्यूरिन का ऐसा बनाएंगे। मैंने आपको बोला आप ऐसा चेन बनाओगे। ठीक है, तो बेटा नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो तो 1 2 3 4 5 6। पहले एंटी क्लॉकवाइज चक्कर काटो, फिर क्लॉकवाइज चक्कर काटो। तो बेटा प्यूरिन में पूरा चक्कर काटना है। पहले एंटी क्लॉकवाइज काटा, फिर क्लॉकवाइज काटा, और नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी। तो 1 2 3 4 5 6, पहले एंटी क्लॉक काट लिया, फिर अब क्लॉकवाइज 7 8 और 9, यानी देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो हम एंटी क्लॉकवाइज काट लिया हमने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ क्लॉकवाइज काट दिया हमने, ये एंटी क्लॉकवाइज काट दिया इधर, इसमें क्लॉकवाइज काट दिया। ठीक है, 7 8 9, तो इसलिए प्यूरिन से पूरा चक्कर याद रखना। तो इसमें भी देखो यही है, इसमें भी नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। पिरिमिडिन को कैसे याद करेंगे? पिरिमिडिन का आपको ऑर्डर कट ही याद रखना है, इसमें लिखे रहने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो इसको कट किया तो ये बन गया, अब इसको कट किया तो देखो यहाँ पे, लेकिन नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से, इसमें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और ये इसको कट कर दो, इसको कट कर दिया तो ये बचा, लेकिन नंबरिंग स्टार्ट करने का इसका पोजीशन दूसरा है। यहाँ नंबरिंग इस जगह से स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा प्यूरिन में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पिरिमिडिन में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और प्यूरिन में किधर चक्कर काटना पड़ेगा? पिरिमिडिन मतलब परिक्रमा, परिक्रमा इसको हिंदी में लिख देते हैं परिक्रमा। बेटा परिक्रमा एक ही दिशा में करते हैं, तो बताओ कौन सी दिशा? क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? ये तो आपको समझ में आ गया बेटा। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? इसको ऐसे याद करेंगे, देखो बेटा एडेनिन में चेन बनाना तो आ गया, नंबरिंग करनी भी आ गई। एडेनिन में एमिनो ग्रुप होता है, एडेनिन में सबसे टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे एमिनो ग्रुप होता है, सबसे टॉप पे यही दिख रहा है। एडेनिन में टॉप पे एमिनो ग्रुप होता है, और बेटा गुआनिन में ये एमिनो ग्रुप को आप हटा दो, एमिनो ग्रुप को कहीं और ले आओ, तो एमिनो ग्रुप के लिए जगह यहाँ पे खाली है, ये यहाँ पे आ जाता है। देखो एमिनो ग्रुप यहाँ आ गया सेकंड कार्बन पर, 6 पोजीशन से ये आ गया सेकंड कार्बन पर आ गया। तो बेटा यहाँ क्या आकर के चला जाता है? यहाँ चला जाता है O, डबल बॉन्ड O। और देखिए कोई अंतर नहीं है बेटा, अगर 6 पोजीशन पे एमिनो ग्रुप बैठा हो तो एडेनिन, अगर 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड O आ जाए और ये एमिनो ग्रुप शिफ्ट होकर के सेकंड पे चला जाए तो उसको गुआनिन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? और इसको एक नाम भी दे सकते हैं बेटा, क्या नाम दे सकते हैं? 6 एमिनो प्यूरिन। 6 एमिनो प्यूरिन एम्स में क्वेश्चन आ चुका है, नीट में क्वेश्चन 1-2 बार आ चुका है। इसका नाम क्या देंगे बेटा? इसका नाम देंगे 2 एमिनो और 6 ऑक्सी प्यूरिन। ठीक है, देखो गुआनिन का नाम पड़ गया, अब नाम देना भी आ गया आपको। अब यहाँ आइए बेटा, इसमें क्या करेंगे? इसमें सबका फार्मूला ऐसा ही रहेगा, सब में ये रहेगा, और काउंटिंग आप जानते हो 3 4 5 6। देखो सब में ये, देखो ये सेकंड पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O बैठा है, C डबल बॉन्ड O बैठा है, C डबल बॉन्ड O बैठा है बेटा। लेकिन कट वाला फार्मूला याद रखना, कट आपको पहले ये याद रखना है, फिर ये और फिर ये, क्योंकि देखो यहाँ पे पहली बार हम क्या लाते हैं? NH2, फिर दूसरी बार क्या लाते हैं? डबल बॉन्ड O। तो यही ऑर्डर याद रखना, पहली बार कट में पहले हमें साइटोसिन पढ़ना है, तो यहाँ पे पहली बार NH2 लेके आ जाओ, NH2 लेके आए, अगर यहाँ पे पहली बार NH2 लेके आए तो क्या बन जाएगा? साइटोसिन। बेटा अगर इसको क्या करें, इसकी जगह अगर हम लोग क्या कर दें, इसकी जगह इसको हटा दिया और इसकी जगह डबल बॉन्ड O कर दें तो यूरेसिल बन जाएगा। देखो डबल बॉन्ड O कर दिया, यूरेसिल बन जाएगा। ठीक है, NH2 हट गया और यूरेसिल बन गया। अब क्या करें, अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड O रहने दें और 5th पोजीशन पे CH3 ले आए तो इसको क्या बोलेंगे? इसको थायमिन बोलेंगे। एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए, देखिए सब कुछ हटा दिया, एक बार क्लियर करिए, ये पिरिमिडीन है बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O सब में लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम पहली बार NH2 ग्रुप ले आए तो इसको बोलिएगा C। ठीक है, यानी साइटोसिन। बेटा अगर यही फार्मूला हम ऐसे बना लें, डायरेक्टली हम लिख लें
और यहाँ पे NH2 को हटा के डबल बॉन्ड O ले आए तो इसको U कर लीजिएगा, तभी मैं बार बार कट बोल रहा था। अब T कैसा होगा, T इधर लिख देता हूँ बेटा, सेम चीज़ बना लेते हैं, डबल बॉन्ड O और यहाँ डबल बॉन्ड O, यानी यूरेसिल ही सेम बन गया। लेकिन अब यहाँ पर ये कौन सी पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ले आओ तो बन गया क्या, थाइमिन। तो फार्मूला क्या बना, कट कट। और आपने नोटिस किया कि देखो ये इतना सा क्या है, ये सेक्शन क्या है बेटा, ये सेक्शन है यूरेसिल, और इसमें ये क्या लग गया, ये लग गया मिथाइल ग्रुप। किस पोजीशन पे लगा, 5, इसीलिए थाइमिन को 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं, 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन आ चुका है एम्स में, एसर्जन रीजन में पूछा गया था कि डीएनए में मिथाइलेटेड यूरेसिल होता है, तो बच्चों ने सुना ही नहीं कभी, बच्चों को तो यही रटाया गया है कि थाइमिन प्रेजेंट इन डीएनए एंड यूरेसिल प्रेजेंट इन आरएनए। इसीलिए याद रखिए डीएनए में भी यूरेसिल होता है बट मिथाइलेटेड फॉर्म में, क्योंकि 5 मिथाइल यूरेसिल को ही थाइमिन कहते हैं। आई होप सो क्लियर हो गया होगा और आज का टॉपिक काफी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये देखिए ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ये देखो कट CU और T, और ये देख लो सब में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अभी बताया था अगर हम यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे NH2 ले आए तो साइटोसिन, फिर हम U समझाया था डबल बॉन्ड O ले आए तो U आ जाएगा। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड O पहले से बैठा है और यहाँ CH3 ले आए तो थाइमिन हो जाएगा, और थाइमिन को 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं। प्यूरिन पे आ जाते हैं बेटा, प्यूरिन 2 प्रकार का होता है, प्योर एज सिल्वर, तो एडनिन और ग्वानिन। इसमें बताया था आपको, यहाँ पे ले आइए 6 पोजीशन पे NH2, यहाँ डबल बॉन्ड O ले आइए और इसको सेकंड पोजीशन पे ले जाइए, क्योंकि ये फार्मूला हम लोगों का फिगर ऐसा था बेटा, इनका क्या है, इनका इस तरफ कर दिया है, तो इसलिए पोजीशन भी नंबरिंग भी इन्होंने बदल ली है। अब देखिए, अब ये देखिए ये नाइट्रोजनस बेस और ये शुगर, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और ये देखिए प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, AG प्यूरिन होता है, ठीक है। साइटोसिन और थाइमिन, डीएनए की बात कर रहे हैं इसलिए साइटोसिन और थाइमिन, पिरिमिडीन होता है। अगर आरएनए की बात करते तो बेटा क्या होता, साइटोसिन तो होता, लेकिन इसकी जगह क्या आ जाता है, इसकी जगह आ जाता है यूरेसिल। तो क्या फर्क पड़ता है उसमें, ये नहीं होता CH3। समझ में आ गया होगा ना, आई होप सो ये भी क्लियर हो गया। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिख रहा है बेटा, ये देखो नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में है। ये देखो एस्टर बॉन्ड भी दिख रहा होगा, ये देखिए 5th कार्बन और फास्फोरस के पर प्रेजेंट है। बेटा ये कौन सा कार्बन है, ये 3rd कार्बन है, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया बेटा। अब देखो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये देखो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। अब 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में ये देखो ये एक बॉन्ड बन गया, इसी बॉन्ड को बोलते थे हम लोग वो एस्टर बॉन्ड। अब बेटा 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच एक ये न्यूक्लियोटाइड, एक ये न्यूक्लियोटाइड, तो कितने एस्टर बॉन्ड हो गए, एक ऊपर एक नीचे। तो एक 5' से बना है, एक फास्फोरस के 5' से बना हुआ है कार्बन के, और एक फास्फोरस के 3' कार्बन से बना हुआ है, इसीलिए याद रखिए 3' 5' बोलते हैं। और जिधर फास्फोरस अकेले बैठता है उधर 5' होता है, और जिधर 3' एंड होता है हमेशा उधर OH ग्रुप बैठा होता है, ठीक है। ये सब बातें मैंने आपको पहले ही बता दी, ये सब क्लियर हो गया। और प्यूरिन का डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इसका सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। राइबोस शुगर आपको समझ में आ गया, ये फर्स्ट कार्बन ये सेकंड कार्बन, इस पे OH बैठा हुआ है। डीऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है, आपको पता है। और यहाँ देखो थाइमिन की जगह लिखा है आरएनए में यूरेसिल होगा, और यूरेसिल का फार्मूला मैंने बताया था, आप मिथाइल हटा दो, देखो सेम हो जाएगा, मिथाइल हटा दिया हमने, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आई होप सो आपको एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, फार्मूला भी समझ में आ गया होगा, ट्रिक भी समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। तो आई होप सो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गई। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो तैयार कर सकूँ बेटा।